नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत चैप्टर 2 में मेथड ऑफ पोलराइजेशन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें लास्ट सेशन में हमने पोलराइजेशन के मेथड्स में पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन का अध्ययन किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें लास्ट जब हमने सेशन को खत्म किया था तो उस समय हम वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रूस्टर एंगल। हम उस समय ब्रूस्टर एंगल का अध्ययन कर रहे थे। एक बार हम उसे रिकैप कर लेते हैं ब्रूस्टर एंगल को। तो जनरली ब्रूस्टर एंगल की अगर हम बात करें तो इट्स अ ब्रूस्टर एंगल, दिस इज ऑल्सो नोन एज द पोलराइजेशन एंगल, इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच light with a particular polarization is perfectly transmitted through a transparent dielectric surface with no reflection। यानी कि हमने जब पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि जब कोई भी वेव किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उसका जो प्लेन ऑफ इंसिडेंट है, अगर प्लेन ऑफ इंसिडेंट और पोलराइज्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो वेव जो है वो पूरी तरह से ट्रांसमिट हो जाती है। लेकिन अगर प्लेन ऑफ इंसिडेंट और पोलराइज्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो वेव का मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ब्रूस्टर ने ये कहा था जनरली कि एक ऐसी वेव जो एक पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंट हो रही है तो उस पर्टिकुलर एंगल पर उस पोलराइजेशन, जो पर्टिकुलर पोलराइजेशन का मतलब यहां पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल कंपोनेंट जो है पैरेलल में है, लाइट वेव के पैरेलल में है, अगर जो प्लेन ऑफ इंसिडेंट है जनरली, जो अगर वो पोलराइजेशन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है वो अगर पैरेलल में है तो वेव क्या होगी, परफेक्टली ट्रांसमिट हो जाएगी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक सरफेस। इसका मतलब पर्टिकुलर पोलराइजेशन इज परफेक्टली ट्रांसमिटेड, यानी कि अगर हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है अगर वो ब्रूस्टर एंगल पर होता है तो उस कंडीशन में पर्टिकुलर पोलराइजेशन का मतलब यहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन है, यानी ये पोलराइजेशन जो वेक्टर है अगर वो परपेंडिकुलर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अगर पैरेलल होता है उसके, तो वो पूर्ण रूप से ट्रांसमिट हो जाता है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक से कंप्लीटली ट्रांसमिट हो जाता है। तो ब्रूस्टर एंगल में हम बात कर रहे थे व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट दिस एंगल, यानी कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट जब ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट किसे कहते हैं, जब जिस लाइट जैसे आपकी किसी सरफेस पर पड़ती है तो उस सरफेस के साथ में कोई ना कोई एक एंगल बनाएगी, तो वो एंगल हमारा जो है वो अगर ब्रूस्टर एंगल है, अगर ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंट होती है, द लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस इज देयरफॉर परफेक्टली पोलराइज्ड। यानी कि कोई भी लाइट जब इंसिडेंट एंगल पर पड़ती है किसी सरफेस पर तो द लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस इज देयरफॉर परफेक्टली पोलराइज्ड। तो ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंट होने वाली लाइट जब वो उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो दैट इज परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट, वो परफेक्टली पोलराइज्ड पार्ट कहलाता है उसका। हेंस पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज कंप्लीटली ट्रांसमिटेड। जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट पड़ रही है तो हम कह रहे हैं कि उसमें से जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड है, तो जो पैरेलल कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो क्या होगा, वो उससे ट्रांसमिट हो जाएगा। पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल कंपोनेंट जो है उसका है वो वहां से कंप्लीटली ट्रांसमिट हो जाएगा। The angle of incident at which reflectance of parallel component is zero is known as Brewster angle। यानी कि एक ऐसा एंगल जिसपे एक लाइट उस सरफेस पर इंसिडेंट होती है, उस एंगल पर अगर रिफ्लेक्टेंस ऑफ पैरेलल कंपोनेंट, यानी पैरेलल कंपोनेंट जो है का जो रिफ्लेक्टेंस है वो जीरो हो। हम ये कह रहे हैं कि जब कोई लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, अगर वो एंगल ब्रूस्टर एंगल है तो उसका जो रिफ्लेक्टेंस है वो रिफ्लेक्टेंस जीरो है, यानी हम ये कह रहे हैं वो पूर्ण रूप से ट्रांसमिट हो जाती है। ये अगर आप इस पॉइंट में देखें, हमने कहा पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज कंप्लीटली ट्रांसमिटेड। इसका मतलब कोई वो कंपोनेंट कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है तो उसकी रिफ्लेक्टेंस क्या हो गई, जीरो, उसका कोई भी पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वो टोटली पार्ट क्या हो रहा है उसका ट्रांसमिट हो रहा है। तो दिस इज नोन एज ब्रूस्टर एंगल। तो वह एंगल जिसपे
पैरेलल कंपोनेंट का जो रिफ्लेक्टेंस है वो जीरो हो, यानी कि उसका केवल ट्रांसमिटेंस हो रहा है, रिफ्लेक्टेंस उसका जीरो है। एट ब्रूस्टर एंगल रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड पार्ट ऑफ इंसिडेंट रे आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर, यानी ब्रूस्टर एंगल पर जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड यानी जो रिफ्लेक्ट हुई है और जो रिफ्रैक्ट हुई है दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती हैं, विद ईच अदर, एक दूसरे से दोनों क्या है 90 डिग्री पर होंगी। दिस स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नेम्ड एज आफ्टर द स्कॉटिश फिजिसिस्ट सर डेविड ब्रूस्टर, यानी इस एंगल को जनरली स्कॉटिश फिजिसिस्ट जो साइंटिस्ट है डेविड ब्रूस्टर उनके द्वारा इसे बताया गया था, डिफाइन किया गया था, तो उनके नाम पर इसे ब्रूस्टर एंगल कहा गया। यानी एक अनपोलराइज्ड लाइट जिसे हम किसी सरफेस पर इंसिडेंट करते हैं, तो अगर वो ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंट होती है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो पूरी तरह से ट्रांसमिट हो जाता है, यानी उसकी ट्रांसमिटेंस 100% होती है, उसकी रिफ्लेक्टेंस 0 होती है ब्रूस्टर एंगल पर। दिस इज दी, अब ब्रूस्टर एंगल में स्नेल लॉ की बात करें तो स्नेल लॉ इज अ फॉर्मूला यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन, यानी स्नेल ने एक नियम दिया था जिसमें उन्होंने मैथमेटिकली एक फॉर्मूला दिया था जिसमें उन्होंने इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल के बीच में एक रिलेशनशिप बताई थी। When referring to light or other wave passing through a boundary between two different isotropic media, उन्होंने कहा था जब हम लाइट को इन्हीं दो मीडियम से पास करते हैं जिनका कि दोनों का डिफरेंट आइसोट्रोपिक मीडिया, यानी कि दोनों की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट है, ऐसे मीडियम से अगर वेव को हम पास करते हैं तो उनके बीच में उन्होंने एक रिलेशन दिया था जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया था, और जिसमें उन्होंने कहा था दो डिफरेंट आइसोट्रोपिक मीडिया से पास करते हैं, जैसे कि वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, एयर हो सकती है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल डिस्क्रेट्स लॉ और द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे स्नेल लॉ को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। क्या होता है ये? n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2, ये लॉ नियम जो है स्नेल ने दिया था जिसमें n1 n2 जो आपके मीडियम है दो उनकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, n1 इज अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, n2 इज अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2, θ1 इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस और θ2 इज अ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेंस, जिस एंगल से वो बाहर निकल रही है दूसरे मीडियम में वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेंस है। तो एट ब्रूस्टर एंगल, अगर हम ब्रूस्टर एंगल पे बात करें, हमने कहा था कि जब कोई लाइट ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंट होती है तो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट θ1 इज इक्वल टू θb। तो इस केस में हमने यहाँ पर θ1 इज इक्वल टू θb ले लिया, क्योंकि हमने ये कहा है कि जो वेव इंसिडेंट हो रही है वो ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, तो हमने θ1 को θb मान लिया। तो यहां अगर हम देखें पोलराइजेशन में, तो ये जो हम देख रहे हैं यहां पर दिस इज दी θ1, ये एंगल जो है ये वेव है अनपोलराइज लाइट की, जिसमें आप देखें कि इसमें पैरेलल कंपोनेंट भी है और परपेंडिकुलर, जो डॉटेड लाइन है जो सर्कल दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में ये परपेंडिकुलर वेक्टर को शो कर रहा है, और ये जो ब्राउन कलर में डबल एरो में दिखा रहा है ये आपका पैरेलल कंपोनेंट है। तो ये एक तरह से अनपोलराइज लाइट है जिसमें फील्ड जो है वो कई डायरेक्शन में है, जबकि अनपोलराइज लाइट में हम कहते हैं कि फील्ड जो मल्टी डायरेक्शन होता है, लेकिन जो पोलराइज लाइट है उसमें सिंगल डायरेक्शन होता है। तो जब ये वेव यहां से इस मीडियम n1 एक मीडियम है और एक n2 है, तो n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और n2 इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, जब वेव इस v1 एंगल से इस पे इंसिडेंट होती है तो इसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है जो एंगल बनाता है θ1, और एक पार्ट कुछ पार्ट इसका जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो ये पार्ट जो है रिफ्रैक्टेड पार्ट है जो इस प्लेन के साथ में एक एंगल बनाता है जिसे θ2 बोलते हैं। तो θ1 इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंट और θ2 इज अ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेंस, ये दोनों θ1 θ2 हैं। तो इस तरह की वेव को हम पार्शियली पोलराइज्ड बोलते हैं। पार्शियली पोलराइज्ड में वो कंप्लीटली एक तरह से यूनिडायरेक्शनल नहीं हुई है, उसमें कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है, कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट हो गया। लेकिन वही जब हम कंप्लीटली पोलराइजेशन की बात करते हैं, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को ब्रूस्टर एंगल पर डालें, यानी ये θ1 अगर हम इसको θb कर दें, ये इंसिडेंट रे है जिसमें पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों है। जब हमने इसको इंसिडेंट किया θb पर, यहां पर दो मीडियम है n1 n2, जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये n2 मीडियम है और ये n1 है।
तो N1 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N2 मीडियम 2 इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, दैट इज N2 इज ग्रेटर देन N1। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है उसको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है उसे रेयर मीडियम बोलते हैं। तो ये ऊपर वाला मीडियम रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो जब कोई वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो अपने एक्सिस की तरफ कुछ झुक जाती है। ये हम ऑलरेडी स्नेल में भी नियम में पढ़ चुके हैं। तो ये बजाय ये प्लेन ऐसे सीधे जाने के ये अपने एक्सिस की तरफ झुक गई है, तो ये रिफ्लेक्शन है। तो जब इस वेव को हम इंसिडेंट करते हैं और उसको हम ब्रूस्टर एंगल पर अगर इंसिडेंट करें, यानी θ1 इक्वल टू हमने θb कर दिया, तो इसमें से एक जो कंपोनेंट है, जो पैरेलल जो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वो इसमें से पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, पूर्ण रूप से रिफ्लेक्ट हो गया, और पैरेलल कंपोनेंट पूर्ण रूप से ट्रांसमिट हो गया इसमें। ये आप देख रहे हैं ब्रूस्टर एंगल पर। तो ये जो कंपोनेंट है ये पूरी तरह से ट्रांसमिट हो गया है, जो पैरेलल कंपोनेंट है, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी जो पोलराइज्ड है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है जो स्लाइटली पोलराइज्ड है, यानी स्लाइटली पोलराइज्ड है। इसमें कुछ पार्ट परपेंडिकुलर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ पैरेलल कंपोनेंट में, लेकिन अधिकतर पार्ट इसमें पैरेलल कंपोनेंट का है, इसमें मैक्सिमम पार्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट का। तो ये एक तरह से रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये जो पोलराइजेशन है, दिस इज ड्यू टू दी रिफ्लेक्टेड वेव। तो हम दैट्स वाई हम सेम कह रहे हैं कि मेथड ऑफ पोलराइजेशन बाय द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में हमने क्या कर दिया, जो पोलराइजेशन वेक्टर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलराइजेशन वेक्टर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, वो वाला पार्ट जो परपेंडिकुलर है वो हमने उसको यहां से रिफ्लेक्ट कर दिया। तो दिस इज द कंप्लीट पोलराइजेशन एट ब्रूस्टर एंगल। ब्रूस्टर एंगल पर हमें कंप्लीट पोलराइजेशन मिलेगा। इसी का अगर हम एनिमेटेड व्यू देखें तो कुछ इस तरह का होगा कि इसमें ये वेव है, एक अनपोलराइज्ड लाइट है जिसमें मल्टी डायमेंशनल फील्ड्स हैं, जिसमें आप देखें आपको ब्राउन कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर के 4-5 फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं। जब ये इस मीडियम पर, एक डेंसर मीडियम पर जब इसे इंसिडेंट करते हैं, तो इसका अगर एक्सिस के साथ इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर ब्रूस्टर एंगल पर है, θb है, तो इसमें से एक पार्ट जो इसका पोलराइज्ड वेक्टर है, वो पोलराइज्ड वेक्टर कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाता है, और बाकी का जो पार्ट है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है, यानी वो ट्रांसमिट हो जाता है इसमें मीडियम के थ्रू। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये जो वेव है ये दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज अ पोलराइज्ड। ये पोलराइज्ड है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, तो ये एक पोलराइज्ड लाइट हमें से मिल जा रही है। तो दिस इज दी पोलराइजेशन एट ब्रूस्टर एंगल। तो इसमें हमने जो पोलराइजेशन के लिए हमने एक तरह से उसमें से रिफ्लेक्शन के थ्रू निकाला। हमने क्या किया, हमारे पास एक एक्सिलाइट थी जिसमें के जो फील्ड्स थे वो मल्टी डायरेक्शनल में थे, लेकिन हमने क्या किया, उसे जब वेव को एक ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंट किया, तो उसका जो पोलराइजेशन वेक्टर था, पोलराइजेशन वेक्टर मींस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन था, जो परपेंडिकुलर पोर्शन था, वो क्या हुआ, वो इससे रिफ्लेक्ट हो गया पूर्ण रूप से। तो हमें एक पोलराइज्ड लाइट मिली। तो रिफ्लेक्शन के द्वारा हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को, एक पोलराइजेशन वेक्टर को हमने से रिफ्लेक्ट कर लिया, और बाकी का इससे जो है एक स्लाइटली पोलराइज्ड लाइट वो रिफ्लेक्ट होकर चली गई। हमने ये भी कहा था कि जो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच में जो एंगल है वो भी 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों के बीच में आप ये देखें, ये एंगल 90 डिग्री एंगल है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ब्रूस्टर एंगल। तो हमने θ1 हमने θb मान लिया। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, और θ2 को हमने कह दिया 90 माइनस θb। तो टोटल वैल्यू 90 है, उसमें से θb को हमने माइनस कर दिया, तो θ2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2 में हमने θ1 और θ2 की वैल्यू प्लेस कर दी। तो θ1 हमारे पास θb है, और θ2 हमारे पास 90 माइनस θb है, हमने पुट कर दिया। तो हमारे पास जो मिला n1 sin θb टू n2 cos θb, देन sin θb अपॉन cos θb टू n2 अपॉन n1। तो θb ये tan θb हो गया, तो θb इज इक्वल टू tan इनवर्स n2 अपॉन n1। दिस रिलेशन इज कॉल्ड, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ब्रूस्टर लॉ। ये ब्रूस्टर लॉ है, जिसमें जो ब्रूस्टर एंगल है दैट इज नथिंग, इट्स tan इनवर्स ऑफ द n2 अपॉन n1। n2 अपॉन n1 इज नथिंग, इट्स अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम ऑफ एंड रेयर मीडियम। To polarize the light, it passes from the series of glass plates at Brewster angle.
तो हमें लाइट को कंप्लीटली पोलराइज्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे ब्रूस्टर एंगल पर डिफरेंट प्लेस से पास करते हैं। हम 2 या 3 प्लेट्स लगा लेते हैं और हर एक प्लेट पर जब उस लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंट करते हैं। तो क्या होगा, उस एंगल पर इंसिडेंट करने पर उसमें से जो पोलराइजेशन वेक्टर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाला वेक्टर है, वो वाला फील्ड जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाकी उससे पास हो जाएगा। तो इस तरह से हमें 2 या 3 स्टेप में वो एक कंप्लीटली जो परफेक्ट पोलराइजेशन हमें प्राप्त हो जाता है। देन लाइट विल बी रिफ्लेक्ट विद पोलराइज्ड परपेंडिकुलर विद प्लेन ऑफ इंसिडेंट, यानी वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होगी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पीछे कि परपेंडिकुलर जो होगी वो उससे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो पैरेलल होती है वो रिफ्रैक्ट होती है, यानी ट्रांसमिट हो जाती है। ये हम ऑलरेडी पीछे भी सेशन में डिस्कस किया था, वही चीज हम उसको ही यूज करते हुए हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, यानी प्लेन ऑफ जो पोलराइजेशन वेक्टर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उस वाले पोर्शन को हम रिफ्लेक्ट कर ले रहे हैं। वही लाइट हमारे लिए क्या होगी, कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट होगी। तो ये देखें हमने यहां पर क्या किया है, एक अनपोलराइज्ड लाइट है। इस अनपोलराइज्ड लाइट को जब हमने ब्रूस्टर एंगल, ये आपका प्लेन है, एक प्लेन लिया हमने, इस प्लेन ऑफ इंसिडेंट पे इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये ब्रूस्टर लाइट है, ये एंगल ब्रूस्टर एंगल है, ये लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है। तो इसमें से क्या होगा, इसमें से ये लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी उसमें परपेंडिकुलर पोर्शन, जो डॉटेड वाला लाइन है वो परपेंडिकुलर पोर्शन इसमें से रिफ्लेक्ट हो गया, और जो पैरेलल पोर्शन है वो इसमें से रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ निकल गया। फिर दूसरी प्लेट पर हमने इस लाइट को डाला, और फिर यहां से हमारे पास एक लाइट जो इसमें परपेंडिकुलर पोर्शन था वो रिफ्लेक्ट हो गया, बाकी इसमें रिफ्रैक्ट हो गया। देन अगेन थर्ड स्टेप में, तो यहां पर जो हमारे पास है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें परफेक्ट मिल जाती है यहां पर, ठीक है। तो ये ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, तो ये हमें एक रिफ्लेक्टेड पोलराइज्ड लाइट हमें इस तरह से मिले। तो ये 2 या 3 स्टेप में हम इसको एक ग्लास से पास करके ब्रूस्टर एंगल पर हम एक परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट प्राप्त कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ पोलराइजेशन बाय द रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने रिफ्लेक्शंस के द्वारा पोलराइजेशन किया। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। दोस्तों, अगर आपने चैनल तक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को दबा लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।